दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आरओ एआरओ 2023 वाली वैकेंसी का एग्जाम हो चुका है, पेपर मेरे हाथ में है और आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर पूरे इंडिया की कौन सी ऐसी कोचिंग है, कौन सा ऐसा बैच है जहां से डायरेक्ट आरओ में और पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हैं। तो आप सभी को बहुत प्राउड के साथ बताना चाहता हूं और मुझे खुद अपने ऊपर इतना प्राउड फील हो रहा है। ये प्राउड फील करने वाला मोमेंट है, मेरे लिए भी खुशी का मोमेंट है कि आप सभी को प्राउडली बताना चाहता हूं विद प्रूफ, एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाकर बताऊंगा कि हमारे इस बैच से इस बार 101 क्वेश्चन, 101 प्रश्न जीएस से डायरेक्ट फंसे हैं और हिंदी सब्जेक्ट में 59 क्वेश्चन हमारे बैच से डायरेक्ट फंसे हैं। एक एक चीज का प्रूफ दिखाऊंगा, एक एक चीज का प्रूफ भी मैं इस बार आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों होता क्या है कि जिन लोगों को अचानक से ये वीडियो मिलेगा या बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पहली बार जब इस वीडियो को कोई देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि ये सब फर्जी है, उसको विश्वास नहीं होगा क्योंकि ये चीज ही ऐसी है कि ये विश्वास करने वाली चीज है ही नहीं। कौन सा ऐसा चैनल है जो आयोग में 101 क्वेश्चन जीएस में फंसा के दिखा देगा या फिर हिंदी में 59 क्वेश्चन कौन फंसा लेगा। तो जो पहली बार देखेगा उसको तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो रेगुलर हमारे बैच से जुड़कर पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं कि पूरे इंडिया का शायद ही इकलौता यूट्यूब चैनल होगा जो सामने खड़े होकर आपको फेस कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है कि मैं सामने खड़े होकर आपको फेस कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का मैं प्रूफ दिखाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस का प्रूफ। क्योंकि जिन लोगों ने हमारा बैच ऑलरेडी ले रखा है उनके पास हमारा कंटेंट ऑलरेडी है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। इस वजह से जो लोग पहली बार आए हैं वो थोड़ा सा संयम रखें और इस वीडियो को पूरा देखें। जिसको लगता है वो एक काम कर सकता है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर जाओगे तो दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है कि हमने क्वेश्चन फंसाकर प्रूफ दिया है। देखो हमारे YouTube चैनल पर जाओगे तो आज से 7 महीने पहले यूपी पीसीएस 2024 वाले एग्जाम में जीएस में 150 में से 105 क्वेश्चन हमारे बैच से फंसे थे। 1.5 घंटे का वीडियो बनाकर हमने प्रूफ दिया था। जिसने नहीं देखा है जाकर उसको देख ले। उससे पहले आज से 1 साल पहले का वीडियो आप देख सकते हो। 2024 वाले में जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें 140 में से 90 क्वेश्चन जीएस के हमारे बैच से डायरेक्ट फंसे थे। और इससे भी पहले आप देखो, आज से 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, आज से 3 साल पहले हमने यूपीपीएससी में 80% क्वेश्चन फंसाकर इसका भी प्रूफ दिया था। ठीक है, इसका भी प्रूफ दिया था। तो इसको भी आप देख सकते हो। ये उनके लिए है जो हमारे चैनल को जानते नहीं, जो जानता है उसको मालूम है कि हाँ सर ने हर साल क्वेश्चंस फंसाए हैं और विद प्रूफ दिया है। दूसरी एक चीज ये होती है कि कई लोग ये भी कह सकते हैं कि हमने भी फंसाए, हमने भी फंसाए, लेकिन कहना और सामने खड़े होकर प्रूफ देने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो वही प्रूफ मैं आज आपको देने वाला हूं। एक एक चीज को ध्यान से देखते चलना, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। हाँ यहां पर आप, हाँ ये इसके बाद में आप देखिए दूसरी एक चीज समझिए। कई लोगों को लगता है, जैसा कि ऑनलाइन में देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि बहुत बड़ा कोर्स लोग दे देते हैं और कहते हैं कि उसमें से कोई छोटी सी चीज फंस गई। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं इकलौता शायद ऐसा कोर्स होगा, मात्र 100 घंटे का कोर्स है हमारा, केवल 100 घंटे के कोर्स से। आप देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खासियत तो हमारे बैच की यही है, छोटे से कोर्स से, बिल्कुल छोटा सा कोर्स है हमारा, छोटे से कोर्स से ये सारे क्वेश्चन फंसे हैं। हिंदी सब्जेक्ट में तो आप समझ लो केवल 34 क्लास दी थी, वो भी कितनी, 35 मिनट की।
35 मिनट की केवल 34 क्लास से 59 क्वेश्चन फंसा कर दिखाए। इवन आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे खुद के बैच में जिन लोगों ने एडमिशन लिया था वो तक कहते थे कि सर ये कंटेंट हमें बहुत कम लग रहा है, सर बताइए अलग से कोई किताब पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। मैं उन सभी से बार बार कह रहा था आप परेशान मत हो, जितना दिया है मोर देन सफिशिएंट है। आप समझिए मेरे खुद के बैच के बच्चे कह रहे हैं कि सर कंटेंट आपने बहुत कम दे रखा है। आपको दिखाएं कि हमारे बैच में कितना कंटेंट है, उसके बाद में प्रूफ दिखाएंगे। ये जैसे कि ये हमारे ARO बैच का पूरा आप देख सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी 30 क्लास में, वर्ल्ड ज्योग्राफी 18 क्लास में, 22 क्लास 18 पॉलिटी में थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी आप देख सकते हो लगभग 20 25 30 क्लासेस में, मतलब 10 घंटे 12 घंटे 5 7 8 9 6 7 घंटे में पूरा सब्जेक्ट हमारा फिनिश हो जाता है। और इस पूरे को अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग 100 घंटे के आसपास आएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब ऑनलाइन कोई पढ़ना शुरू करता है तो कोर्स इतना छोटा होना चाहिए कि जिसको कोई सही समय पर फिनिश कर पाए, फिर उसका रिवीजन भी कर पाए। 100 घंटे के कोर्स में कितनी आसानी से आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं और क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में फंस जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें आप देखना, आपको ध्यान से दिखाने वाले हैं, हाँ यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पर आप चीजों को समझना कि छोटे से कोर्स से एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है ना, आजकल जब भी कोई ऑनलाइन कोर्स लेता है तो उसके मन में ये आता है कि ऑनलाइन कोचिंग वाले बहुत बड़ा बड़ा कोर्स दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, छोटा सा कोर्स है। और दोस्तों जो 101 क्वेश्चन फंसाने की मैं बात कर रहा हूं, इसमें क्वेश्चन फंसाने का मतलब हम ये नहीं मानेंगे कि केवल टॉपिक फंसाया। क्वेश्चन फंसाने का मतलब है पूरा लाइन मैच होनी चाहिए और क्वेश्चन को क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैच करके दिखाएंगे। ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कि मान लो किसी इतने बड़े पैराग्राफ से एक छोटा सा पॉइंट यहां से पूछ लिया जाता है और इसको हम नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन हमने फंसाया, क्योंकि इतने बड़े पैराग्राफ में ये छोटा सा पॉइंट किसी को याद ही नहीं होगा। इस वजह से हम इन सब चीजों को कंसीडर नहीं करते, इसको हम फंसाना नहीं मानते। क्वेश्चन फंसाने का मतलब है एक एक लाइन एक एक शब्द आपका मैच करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो में पूरा प्रूफ दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है दोस्तों सौरभ गुप्ता। मैं लगभग 10 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूं। 2 साल तक आईआईटी कानपुर में 2017 से लेकर 19 में 2 साल तक मैं ट्रेनर के पद पर काम कर चुका हूं। गेट में 2 बार 99.18 परसेंटाइल मेरा आ चुका है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे एग्जामों में मैं सेलेक्ट हो चुका हूं। 10 साल से ज्यादा मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे एग्जाम्स मैंने अपनी लाइफ में क्वालिफाई किए हैं। आईआईटी कानपुर से मैं ट्रेनर भी रह चुका हूं 2 साल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे बैच से हर साल जो लोग पीसीएस और आरओ में सेलेक्ट होते हैं उनकी आप फोटोज देख सकते हैं। ये हमने एक मीटअप किया था लखनऊ में, जिसमें से हमने सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को वहां पर बुलाया था। यहां पर आप देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। यहां पर दोस्तों जो मैं आपको ये प्रूफ देता जा रहा हूं, जिन लोगों ने मेरा पेड बैच ले रखा है वो कमेंट जरूर करना आके। अगर आपको एक चीज पे भी डाउट हो तुरंत लिखना कि सर आप गलत बोल रहे हो, और अगर गलत नहीं बोल रहा हूं तो सीना तान के मेरी तारीफ करना इस कमेंट सेक्शन में। सीना तान के आप लिख कर भेजना कि हाँ सर आपने मेहनत करी है और आपने क्वेश्चंस फंसा कर दिखाए हैं। ये इसमें फिर डरना नहीं। यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले क्वेश्चन, हम आसान क्वेश्चंस को नहीं ले रहे हैं, वो क्वेश्चंस ले रहे हैं जो टफ है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं ये कि जो 16वां वित्त आयोग है इसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला कहा गया था कि आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। अब आप देखोगे पेज नंबर भी बता रहे हैं, लाइन नंबर भी बता रहे हैं, क्लास भी बता रहे हैं। इकोनॉमी सब्जेक्ट हमने पढ़ाया था क्लास नंबर 8 में,
सॉरी, हाँ, क्लास नंबर 8 में पेज नंबर 31, 8वीं क्लास देखना चाहकर पेज नंबर 31 क्लास नंबर 8 में आप इसको जाकर चेक कर लेना। यहां पर हमने ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन कराया है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो आंसर था अरविंद पनगड़िया। तो दूसरा यहां पर देखो, इसके अध्यक्ष है श्री अरविंद पनगड़िया, इसके अध्यक्ष है। एक भी अक्षर का डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम ये लाइन फंसी है। यहां पर देखो एक इमेज भी दिखाई थी, क्योंकि सिर्फ पढ़ाने भर से कुछ नहीं होता है, पढ़ाने को तो इतनी सारी चीजें हैं। कौन सा टीचर आपको चीजें याद करवा सकता है? हमने जो दिया था इसमें एक इमेज भी दिखाई थी, जिसमें अरविंद पनगड़िया का इमेज भी दिख रहा था और लिखा था कि अरविंद पनगड़िया नेम्ड एज 16th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। इमेज देखने से आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा। नीचे लिखा था कि 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 में हुआ था, ना कि 24 में। 31 दिसंबर 2023 में हुआ था, ना कि 2024 में। यहां पर क्या लिखा है? 31 दिसंबर 2024, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इस तरीके से हुआ था, ठीक है, इस तरीके से हुआ था। आई होप आपको ये चीज दिख रही होगी। कहने का मतलब यहां पर है कि आपका सिलेक्शन इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आप कंटेंट कैसा पढ़ रहे हो। अगर यही चीज हम ये पूरी बातें इस तरीके से पैराग्राफ के फॉर्म में लिख देते, तो क्या कभी जीवन में इस क्वेश्चन को याद कर सकते? कभी नहीं याद कर पाते, याद रखना, कभी भी नहीं आप याद कर पाते। इसको हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवाया, एक इमेज लगा दी और वही पॉइंट हमने हाईलाइट किए। समझना इस चीज को, ये भी एक कला होती है कि कौन सा पॉइंट हमें हाईलाइट करना है। बातें तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी बन सकती हैं, हमने हाईलाइट किया ये दोनों पॉइंट, और दोनों ही पॉइंट आपको यहां से दिख गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां से देखेंगे। ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? अब आप इसको समझना, शायद ही पूरे इंडिया की कोई कोचिंग होगी, मैं फिर से बोल रहा हूं, शायद ही कोई कोचिंग होगी जिसने एग्जाम से पहले कहा हो कि लोकसभा चुनाव 2024 वाला पढ़ जाना। कुछ लोग हमसे खुद कह रहे थे कि सर आप गलत बता रहे हो, क्योंकि 2025 का एग्जाम है, 25 वाली चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन मैंने उनसे कहा था 2024 वाला लोकसभा चुनाव पढ़कर जाना। और यहां से आप देखना, जो लोग हमारे बैच में ऑलरेडी थे, जब आप हमारा पेड बैच इस तरीके से ओपन करोगे, इसमें आप एक चीज देखें, यहां से ये हमारा कोर्स है RO का, इसको हमने ओपन किया। ओपन करने में देखो, जो चीजें थोड़ी सी खास होती हैं उसको तुम सारे सब्जेक्ट में मिलाकर मत पढ़ो, उसको तुम अलग से पढ़ोगे खास बना के, तभी तो एग्जाम में याद रहेगा। अगर तुम एक तरीके से सब कुछ पढ़ जाओगे तो तुम्हें याद नहीं रहेगा कुछ। हमने आपको एक फोल्डर दिया था करंट जीके नाम से, ये करंट जीके नाम से हमने एक फोल्डर दिया था। इसको जब आप ओपन करोगे तो इसमें देखो, ओलंपिक गेम की PDF अलग से दे रखी है, फॉरेस्ट रिपोर्ट अलग से दे रखा है, यूनियन बजट अलग से दे रखा है, ठीक है, नोबेल प्राइज का एक क्वेश्चन आया था वो अलग से दे रखा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सेंसस अलग से दे रखा है। कितने सारे क्वेश्चन, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने सेपरेट एक अलग से सेक्शन बना रखा था कि आपको याद रहे कि ये चीज थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे नीचे आओगे तो यहां पर देखोगे, सबसे 2024 का लोकसभा चुनाव, ये रहा PDF। मेरे खुद के बैच के स्टूडेंट मुझे मैसेज करके परेशान करते थे कि सर ये पढ़ के जाएं कि ना जाएं। हम उनसे कहते थे पढ़कर जाइए, है तो छोटी चीज, लेकिन देखो क्वेश्चन छोटा सा है कि कितने चरण में हुआ था, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी अगर समय बीत जाए तो याद नहीं रहते हैं। आज के 2 साल बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा कोई छोटी सी चीज भी आप बता नहीं पाओगे, ये रिसेंट में आपको पढ़ना पड़ता है। यहां पर आप देखोगे तो इसमें, इस PDF में देखो दूसरा ही क्वेश्चन हमने करा रखा है
कि 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? आंसर इसका हो जाएगा 7। आंसर इसका हो जाएगा 7। अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कराने को कोई भी कोचिंग बता सकती है कि सर हमने कराया है, लेकिन कब कराया है? 2 साल पहले या 1.5 साल पहले? हमने इसको रिसेंट में बताया है, एग्जाम से 10 दिन पहले बताया है कि इसको पढ़कर जाना, फंसेगा। इसको कहते हैं क्वेश्चन फंसाना। अब इसके बाद में आप देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपने देखा कि कितने चरण में हुआ, आंसर हो गया 7। और यहां पर देखो सातों चरण का फोटो भी लगा रखा है, 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 7 मई को, इस तरीके से करते करते सातों चरण के बारे में बताया गया है। ये चीज आपको याद रहेगी और इसके लिए हमने अलग से फोल्डर बनाकर आपको याद भी करवा दिया था। अब इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहां पर आप देखोगे, क्रॉस चेक जरूर करना, करंट अफेयर्स में जनवरी 25 जनवरी 2025 करंट अफेयर्स जनवरी 2025 वाले मंथली पीडीएफ को उठाकर देख लेना, चेक कर लेना। इसमें हमने पद्म अवार्ड 2025 के बारे में डबल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें दूसरा स्टेटमेंट था कि 2027 में 25 में 7 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए, सेम टू सेम लाइन 7। तो ये टीचर की एक कला होनी चाहिए कि हम कौन सा पॉइंट हाईलाइट करें जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अदरवाइज पद्म अवार्ड के बारे में पढ़ोगे, हजारों बातें हैं, कितना याद रखोगे? नहीं याद रख पाओगे। तो कौन सा पॉइंट हाईलाइट कर दें कि वो एग्जाम में फंस जाए, तभी तो आपको एग्जाम से पहले वो याद रहेगा, नहीं तो याद रहेगा ही नहीं। तो यहां से आप देख सकते हो 7 इसका आंसर हो गया। ये हमारे नोट्स से डायरेक्ट फंसा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अभी बहुत जल्दी में मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी भी अगर मैं पेपर को एनालाइज करूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी फंसे होंगे। अभी जो एक नज़र में मैंने देखे हैं, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है, इस वजह से और भी क्वेश्चंस फंसेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है पद्म भूषण 2025 अवॉर्डी फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग विनोद धाम नाम का एक आदमी है जिसको पद्म अवार्ड इस बार दिया गया है। वो किस वजह से जाने जाते हैं? शायद ही ये क्वेश्चन किसी ने कराया हो, और कराया भी होगा, चैलेंज के साथ कर रहा हूं, कराया भी होगा तो इसको उसने इतने ज्यादा हाईलाइट करके नहीं बताया होगा। जिस समय हमने पद्म अवार्ड्स के बारे में बताया था, ये वाला क्वेश्चन जनवरी वाली पीडीएफ में, इसी के नीचे हमने एक लिस्ट भी प्रोवाइड करी थी कि किन 7 लोगों को दिया गया है। उन्हीं 7 लोगों को हाँ, पद्म अवार्ड के अलावा पद्म भूषण, पद्मश्री, सारे अवार्ड्स की लिस्ट दी थी। इसमें पद्म भूषण अवार्ड वाली लिस्ट में आप देख सकते हो 26वें नंबर पर एक नाम लिखा है विनोद धाम, और यहां पर देखो उनकी कैटेगरी लिखी साइंस और इंजीनियरिंग सेक्टर में इनको दिया गया है। और इसके आगे सबसे बड़ी बात लिखा क्या है? इंटेल के पेंटियम चिप के जनक। अब यही पॉइंट तो पूछा गया है, ये देखो पेंटियम चिप के जनक, फाउंडर ऑफ पेंटियम चिप, फाउंडर ऑफ पेंटियम चिप। और ये चीज हमने देखो लिख कर दी है। अब बताओ कैसे पता चल गया? सर आपको कैसे पता चल गया कि पेंटियम चिप के फाउंडर है? ये पूछा जा सकता है। इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। पिछले 10 साल से जो पढ़ा रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस फंसा रहे हैं, उसी का अनुभव होता है कि आपको हम ये बता पाते हैं कि ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा, तभी इसको हाईलाइट कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि हमने इसको किस तरीके से पढ़ा है। क्वेश्चन है कि बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरा कह रहा है कि सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नंबर 2, हमने आपसे कहा था कि सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। पिछले 10 साल के पेपर को एनालिसिस करो, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ो। क्लास नंबर 2 में मॉडर्न हिस्ट्री में जाकर चेक कर लेना,
हमने एक ही जगह पर समझो दोनों पॉइंट लिखे हुए, दोनों के दोनों फंस गए। फोटो भी लगा रखा है, पूरा का पूरा हिस्ट्री हमने फोटो से पढ़ा है। कौन सा ऐसा टीचर होगा जो हिस्ट्री फोटो से पढ़ाता होगा। यहां पर देखो साफ साफ लिखा है, बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 में आईएनसी के कुल तीसरे अध्यक्ष बने थे। सेम टू सेम लाइन, एक भी अक्षर का डिफरेंस नहीं। और सबसे बड़ी बात है, बदरुद्दीन तैयब जी का फोटो भी लगा दिया था। और उसी के नीचे अगला पॉइंट है, एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ना कि सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली, ये दोनों पॉइंट हमने साथ में दिए हैं नोट्स में। सबसे बड़ी बात यह है, साथ में दिए हैं और दोनों फंस गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन फंसाना। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखेंगे उसी क्वेश्चन में हमने नीचे देखो एक फोटो भी लगा रखा था, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की कहानी। यह है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू इसका आंसर नहीं होगा। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो चीज क्या है कि जो चीज हमने पढ़ाई वो तो एग्जाम में आपको मिल ही रही है, उसका फोटो भी मिल रहा है। कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीसीएस जैसे एग्जाम को अगर आप सही से तैयार करोगे आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे। हमने जिस तरीके से आपको कंटेंट इमेज दिखा दिखा कर याद करा दिया है, शायद ही आपको ऐसा कहीं पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग भी इसको नहीं देखोगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बैच से सेलेक्ट हुए अंकुर सचान इस समय रिव्यू ऑफिसर लखनऊ में पोस्टेड हैं। ये आप देख सकते हो मुझसे मिलने आए थे। ये आप देख सकते हो, इनका हमने स्वागत किया था। ये आप इनका फोटो देख सकते हो, हमने इनका पटका पहनाकर स्वागत किया था। ये अपने ही बैच के स्टूडेंट हैं, हमारे बैच से ही पढ़कर ये सेलेक्ट हुए थे। आप भी हो सकते हैं, बस ये है कि सही डायरेक्शन में आपको पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास नंबर 2 में जाकर आप देखोगे तो लिखा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। यहां पर भी देखो लाहौर अधिवेशन में। इतना ज्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा सटीक क्वेश्चन कौन फंसा सकता है। और जिसने करके दिखाया है तभी आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि इस वीडियो के नीचे भी वो सभी लोग कमेंट करेंगे जो पहली बार वीडियो देखेंगे और कहेंगे सब फर्जी है। ऐसे नहीं होता है, हिम्मत चाहिए होती है सामने खड़े होकर वीडियो बनाने में। तो देखो सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा लाइन का लाइन शब्द का शब्द फंसा हुआ है, कोई थ्योरी नहीं है। इसके बाद में आ जाओ कठिन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैं कह रहा हूं टफ क्वेश्चंस में आता है, शायद ही किसी कोचिंग ने कराया हो। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड 10% रूल। ये 10% का रूल किसने प्रतिपादित किया था। तो यहां पर आप देख सकते हो एनवायरमेंट की क्लास नंबर 11, पेज नंबर भी बता रहे हैं, क्लास नंबर भी बताया है। इससे ज्यादा क्या बता सकते हैं। क्लास नंबर 11 पेज नंबर 1 पर ऑलरेडी आपको दे रखा है कि लिंडेमान आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंडेमान का 10% का नियम। और ये नीचे उसको समझाया भी था, फोटो दिखाकर समझाया भी गया था। लिंडेमान का 10% का नियम एनवायरनमेंट से फंसा है, शायद ही किसी ने कराया हो। इतने अच्छे से हमने आपको करा रखा था, लाइन से लाइन मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक अर्बनाइज्ड था, शहरीकरण था। यहां पर देखो क्या बताएं यार, एक एक शब्द देख सकते हो। सबसे अधिक अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है। आंसर इसका हो जाएगा गोवा। तो आंसर इसका हो जाएगा गोवा। सेम टू सेम दे रखा है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसके अलावा नीचे 3 दे रखे हैं, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। सर ये कहाँ पढ़ाया है आपने,
सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, ये सेंसस, SUS सेंसस में, सेंसस का PDF अलग से दे रखा है। अब देखो आपको ये याद कैसे रहता, हमने क्या किया था, जैसे PCS का या RO का एग्जाम आपको देना है तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीजें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इन तीनों को एक ही बैच में मिक्स कर दोगे तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आपने सारी चीजों को एक तरीके से पढ़ा है तो वो एग्जाम में कभी उसको याद नहीं रख पाओगे आप। हमने क्या कर रखा है अपने बैच में, आपको बता दें, यहां से देखोगे तो इसमें हमने आपको पूरे बैच में, आप ध्यान से देखोगे, ये हमारा बैच है, ये वाला हमने इसको ओपन किया, ये सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब हमने इसमें अलग से 2 फोल्डर बना रखे हैं कि सारा सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्रह्मास्त्र। इसमें हमने वो चीजें निकाल के रखी जो एग्जाम से पहले आपको करके जानी ही है। 30 से 40 क्वेश्चन आपको यहां से मिलना है। और एक फोल्डर अलग से दिया करंट जीके, कि इस फोल्डर को जिसने पढ़ दिया समझो कि उसके 25 से 30 क्वेश्चन तो यहीं से फंस जाएंगे। इसमें ही अलग से हमने आपको PDF दिया था, अलग से हमने आपको PDF दिया था जनसंख्या वाला, ये सेंसस वाला। यहां पर नीचे आएंगे, ये देखिए वर्ष 2011 की जनगणना, और यहीं से आपको 5 से 6 क्वेश्चन फंसे इस बार। जनगणना के सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन बस नहीं फंस पाया था, सारे क्वेश्चन। और ये हमने अलग से आखिरी में कहा था कि ये पढ़ के जाना करंट जीके वाले सेक्शन में। जिसने बैच ले रखा है वो उसको मालूम होगा मैं कितना आप लोगों को बोला था। अगला देखो, अगला कह रहा है दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो ये देखो कराया था हमने इकोनॉमी के करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, ये पॉइंट आपको मिलेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत में 640.3 बिलियन डॉलर, 640.3 बिलियन डॉलर। तो ये आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में फंसा है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी कि सेक्स रेशियो कहां पर ज्यादा है, लिंगानुपात। तो ये देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, आंसर इसका हो जाएगा केरल। तो यहां पर भी आंसर इसका हो जाएगा केरला। सर ये कहां से फंसा है, सेम वही करंट जीके वाले फोल्डर में सेंसस अलग से बोला था कि इसको पढ़ कर जाना, डायरेक्ट फंसेगा आपका ये क्वेश्चन, ये फंस गया लाइन से लाइन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन का हमने प्रूफ दिखाया सारे के सारे क्वेश्चन के फॉर्म में फंसाए हैं, ये चीज याद रखना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी थ्योरी में से कोई छोटा सा पॉइंट हो, या एक बड़ी सी लिस्ट हमने दे रखी है उस लिस्ट में से कोई छोटा पॉइंट फंसाओ, ये सब नहीं होता है। क्वेश्चन को क्वेश्चन के फॉर्म में हमने फंसा कर दिखाया है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दें, पूरे पूरे साल लोग मेहनत करते हैं, 2-2 3-3 साल से लोग लगे हुए हैं। आप विश्वास मानोगे कितना पैसा खर्च कर चुके हैं, कि जब पूरा पैसा भी खर्च करो उसके बाद PDF का प्रिंट आउट निकालो और उसके बाद एग्जाम में उससे क्वेश्चन ना फंसे, कितना दुख होता है वही समझ सकता है जिसके साथ में वो होता है। बात पैसे की नहीं, जिसका समय बर्बाद होता है केवल वही जानता है कि इसको कितना दुख होता होगा। इस वजह से कहना है कि जेन्युइन बिल्कुल जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। भारत के केंद्र और राज्यों के मध्य कौन सा वितरण करता है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो बंटवारा होता है ये सब कहाँ है, यहां पर देखो निम्न में से किसकी सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। आंसर ए, वित्त आयोग। वित्त आयोग। पॉलिटी की क्लास नंबर 53, फिर से देख लो पॉलिटी की क्लास नंबर 53, जरूर चेक करना और कमेंट करना आकर, अगर सही ना हो तो गाली लिखना आकर। सीधी बात बोलता हूं कि अगर तुमको समझ में नहीं आए कि तुमको लगता है कि 1% भी मेरी बात गलत है तो सीधे गाली लिखना कि तुम फ्रॉड हो।
और अगर तुमको लगता है कि एक एक चीज मैंने ये बता रखी है तो तारीफ में जरूर लिख कर जाना। तो यहाँ पर पॉलिटी की क्लास नंबर 53 में आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा, क्लास में करा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे बैच से सिलेक्टेड विवेक जी, जो कि इस समय रिव्यू ऑफिसर के पद पर पोस्टेड हैं, इनका फोटो देख सकते हैं। अगला देखो, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई है? यूपी करंट अफेयर्स में हमने ये करा रखा है। यहाँ पर देखो, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की पहल है? तो आंसर हो जाएगा यूपी। सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, शब्द बस आगे पीछे है, बिल्कुल सेम टू सेम फंसा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, 16वें वित्त आयोग वाला सेम क्वेश्चन है और इसको फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स में इसके अलावा बहुत जगह बताया है। इकोनॉमी वाले लेक्चर में भी बता रखा था, फरवरी की करंट अफेयर्स में भी सेम पॉइंट बता रखा है, तो वहां से इसको आप चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व के सबसे बड़े स्तूप कौन सा है? यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? आंसर इसका हो जाएगा केसरिया। यहाँ पर आंसर हो जाएगा केसरिया। कहाँ मिलेगा? मेडविल हिस्ट्री से डायरेक्ट फंसा है, लास्ट में प्रैक्टिस में भी करवाया था। आखिरी के समय में जो यूट्यूब पर प्रैक्टिस की क्लास हो रही थी तब भी करा था। मेडविल हिस्ट्री में स्तूप वाले चैप्टर में साफ साफ सेम टू सेम क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कहां पर संपन्न हुआ? तो यहां पर देखो, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बंबई में आयोजित किया गया था, मुंबई में। तो आंसर इसका हो जाएगा बंबई। एक भी शब्द का अंतर नहीं है, सेम टू सेम आप चेक कर सकते हो, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं है, जैसा पढ़ाया था बिल्कुल वैसा ही फंसा है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? प्रूफ जरूर देखते जाना, पेज नंबर भी बता रहे हैं, क्लास नंबर भी बता रहे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे मन में अगर चोर होता तो मैं ये सब नहीं बताता। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 से डायरेक्ट, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नंबर 2 से डायरेक्ट फंसा है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दूं, हाँ, पूरे इंडिया का इकलौता चैनल है जो इस तरीके से प्रूफ देता है। इसके अलावा ऐसा कोई वीडियो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अभी इस वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं पेपर को और देख रहा हूं, अभी और भी कई क्वेश्चंस मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चन हम टेलीग्राम पर आपको शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग आ जाना, तो वहां से आपको और भी क्वेश्चंस दिखा देंगे। भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशियन मिशन का नाम क्या है? डीप ओशियन मिशन, अब यहां पर देखो, भारत का पहला मानव युक्त मैन डीप ओशियन मिशन, जिसका नाम है समुद्रयान, सीधा सीधा लिखा है। और एक इमेज भी हमने दिखा रखी थी कि आपको ये चीज याद भी रहे। और यहाँ पर भी देखो लिखा है समुद्रयान, और यहाँ नीचे भी देखो इसके बारे में लिखा है समुद्रयान। इतना हाईलाइटेड कर दिया है वो पॉइंट कि आप भूल ही नहीं सकते हो। तो समुद्रयान इसका आंसर हो जाएगा। सर ये कहाँ मिलेगा? करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जाना, मई 2025 का ये क्वेश्चन है, इसको क्रॉस चेक कर लेना। मई 2025 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस और आरओ में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का एक मीटअप रखा गया था लखनऊ में, उसकी ये फोटोस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एग्जाम से 4 दिन पहले मैंने आप सभी से बोला था कि ओलंपिक अलग से पढ़कर जाना, और ओलंपिक का पीडीएफ आप देख रहे होंगे। हमने अपने बैच में पेरिस ओलंपिक 2024 आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अलग से फोल्डर बनाकर ये चीजें देते हैं कि आप इनको रेगुलर चीजों के साथ में ना पढ़ें। अलग से एक फोल्डर बनाकर दिया था,
पेरिस ओलंपिक 2024 का ये पीडीएफ, इसको ओपन करोगे, कहा था हमने 2 क्वेश्चन आपको इस वाले पीडीएफ से देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन कम से कम। तो वही चीज यहां पर एग्जाम में इस बार आ गई कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में 57 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक। और नीचे अमन सहरावत का फोटो भी दिखा दिया था, उसको कांस्य पदक दिखा वो भी दिखवा दिया था, 57 किलोग्राम ये भी लिखा हुआ है। इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन कोई फंसा सकता है, 57 किलोग्राम। तो अमन सहरावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसी चीज को बाकी जगह पैराग्राफ में पढ़ाया जाएगा, कभी जीवन में नहीं याद रख पाओगे। क्वेश्चन के फॉर्म में इमेज भी दिखा दी कि आपको लंबे समय तक चीजें याद भी रख पा रहे हो। तीनों चीजें आपको यहां से मिल गई। सर ये कहां मिलेगा, ब्रह्मास्त्र वाले फोल्डर, सॉरी करंट जीके वाले फोल्डर में, करंट जीके वाले फोल्डर में पेरिस ओलंपिक को हमने अलग से ही एक फोल्डर में देकर बनाया था कि इसको छोड़ के मत चले जाना। अगर पेरिस ओलंपिक को हम पिछले साल हुआ था, शायद ही आप चाहे जहां से भी पढ़ते हो किसी भी चैनल से आप देख लेना, पूरे इंडिया में शायद ही कोई कोचिंग होगी जिसने कहा होगा कि पेरिस ओलंपिक भी पढ़कर जाना। कब हुआ था, 2024 में हुआ था। और कब पूछा गया था, पिछले बार वाले एग्जाम में पूछा गया था। इस वजह से ये कोई नहीं आपको बताएगा कि पुरानी 1 से 2 साल पुरानी चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। आयोग का पैटर्न है ये। पेरिस ओलंपिक हमने आपसे एग्जाम से पहले भी कहा था कि इसको पढ़कर जाना, 100% पूछा जाएगा। बात वही होती है, 2 साल पहले अगर कोई चीज पढ़िए और कोई कहते कि हमने फंसा दी तो हम उसको नहीं मानते हैं। माना तब जाएगा जब एग्जाम से पहले उसने कहा कि इसको पढ़कर जाना, एग्जाम में फंसेगा। हमने कहा था, लोकसभा चुनाव हमने कहा था, किसी ने नहीं कहा था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज में और यूट्यूब में प्रैक्टिस के समय हमने करवाया था, गुरु अपनी मृत्यु के बाद गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था। टेस्ट सीरीज में बताया था कि गुरु नानक देव जी अपने उत्तराधिकारी के रूप में भाई लहरा, जिसको आगे चलकर अंगद देव कहा गया, अंगद देव। तो आंसर हो जाएगा अंगद, गुरु अंगद। ये अपने टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ गया। इसके बाद में देखो, वर्ष 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम ने कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजित किया था जिसमें भारत और दुनिया भर के देश पार्टिसिपेट किए थे। यहां पर देखो, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है, तो आंसर इसका हो गया इंग्लैंड में। और नीचे देखो साफ साफ लिखा है, यह टूर्नामेंट पहली बार एशिया के बाहर आयोजित किया गया है। अगर ये लाइन हम ना लिखते तो तुम जान ही नहीं पाते। मतलब भले तुमने अपनी कोचिंग में ये क्वेश्चन पढ़ रखा होता, लेकिन हमने चूंकि ये लाइन लिखी कि पहली बार इसको एशिया से बाहर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तभी तो ये कर पाओगे कि पहली बार, ये पहली बार शब्द जो लगा है, इसी वजह से तो कर पाए। नहीं तो सबने पढ़ रखा था कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड में हुआ है, लेकिन इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पढ़ाने वाले टीचर को यह पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट हमें हाईलाइट करना है। इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, कब हुआ, प्लेस क्या, नाम क्या, कौन सा संस्करण है। तो ये हमने किया था, आंसर इसका हो जाएगा कबड्डी विश्व कप। इसको कहते हैं टैलेंट। कहाँ मिलेगा, करंट अफेयर्स मार्च 2025 वाली पीडीएफ में देख लेना। करंट अफेयर्स की मार्च 2025 वाली पीडीएफ में आप इसको देख लेना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा। माफी चाहूंगा अगर सारे क्वेश्चन अभी ना दिखा पाऊं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब इस वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपको शॉकिंग लगेगा। देखो, क्वेश्चन मत देखो, मेरी बात सुनो। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, पीसीएस बनना है, आरओ बनना है, तो मेरी बात सुनो। पहले नोबेल प्राइज 2024 में दिया गया था। 2025 में एग्जाम से पहले कोई भी यूट्यूब चैनल देख लेना, अगर
मिल जाए, किसी ने भी कहा हो कि नोबेल प्राइज पढ़कर जाओ, मुझे बराबर फिर से आके इस कमेंट के नीचे गाली लिखकर जाना, गाली लिखना आके आप, क्योंकि जो चीज हमने करी है सीना ठोक के बोलेंगे, किसी से डरे बिना। हमने कहा था, ये आपको मैं दिखा देता हूं क्योंकि लोग समझते नहीं है उस चीज को। करंट जीके का फोल्डर हमने अलग से दिया था और आपसे बताया था सारी चीजों को एक नजरिए से मत देखो, सारे सब्जेक्ट को एक जैसे समझ कर मत पढ़ो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एक अलग फोल्डर में रख के पढ़ो, तभी तो एग्जाम से पहले उसका रिवीजन करोगे, तभी तो याद रहेगा, क्योंकि फैक्चुअल पेपर बना है। इसमें हमने देखो करंट अपने इसमें तुमको अलग से फोल्डर दिया था, पेरिस ओलंपिक फोल्डर अलग से दिया था, 2 क्वेश्चन यहां से आए, ठीक है। जनगणना का फोल्डर अलग से दे रखा है, 5 क्वेश्चन यहां से आए, 7 क्वेश्चन हो गए केवल 2 फाइलों से। और देखो, और दिखाता हूं, ये हमने आपको अलग से दे रखा है, अलग से दे रखा है। हाँ, नोबेल प्राइज ये देखो अलग से दे रखी है, नोबेल प्राइज 2024 कंप्लीट नोट्स, यहां से एक क्वेश्चन आया, ठीक है, एक क्वेश्चन आया। इसी तरीके से यूनियन बजट आपको दे रखा है, पेरिस ओलंपिक आपको दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो गई, जनगणना वाला आपको पीडीएफ दे रखा है। इसके बाद में देखो लोकसभा चुनाव 2024 ये दे रखा है। तो कितनी है, मुश्किल से 8 से 10 पीडीएफ दी थी, ज्यादा नहीं दी थी, 8 से 10 पीडीएफ दी थी। और 8 से 10 पीडीएफ से कम मैं बता रहा हूं 20 से 25 क्वेश्चन केवल इसी करंट जीके वाले से। इसका मतलब है कि सर पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन एग्जाम के समय याद नहीं आया। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि तुमने उस टॉपिक को ये नहीं सुना समझा था कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर कोई टीचर तुमसे एग्जाम से पहले कह देता, हमने तो प्रॉपर इसकी क्लासेस भी चलाई थी, हमने कहा था कि आपको डेली बेसिस पर, जब हम 1500 रुपए वाला बैच लेके टारगेट चलाया था तब हमने कहा था कि करंट जीके और ब्रह्मास्त्र वाले सारे फोल्डर्स आपको याद करने हैं। तो ये चीज यहां से हो गई। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया, किसकी वजह से दिया गया, किसको दिया गया, ये तो हर कोई पढ़ा देता है। हमने यहां पर बड़ा बड़ा लिख रखा था, माइक्रो आरएनए की वजह से दिया गया था, साफ साफ mRNA, माइक्रो आरएनए की वजह से दिया गया था, ये आप देख सकते हैं। और सेम टू सेम माइक्रो आरएनए लिखा हुआ आ गया। करंट जीके में नोबेल प्राइज वाले फोल्डर में आपको ये मिल जाएगा, सीधा सीधा लिखो माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए। आप जाकर इसको क्रॉस चेक कर लिए, जिसको 1% भी डाउट है, नहीं डरते हैं क्योंकि करा रखा है तो डरना क्या है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था। तो यहां पर आप देखोगे पॉलिटी की क्लास नंबर 34 उठाइए, पॉलिटी की क्लास नंबर 34, जिसमें हमने बता रखा है पहली लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं, साफ सुथरा अच्छे से लिखा है। ऐसा भी नहीं कि बड़े से पैराग्राफ के बीच में छिपा पॉइंट हो, उभरता हुआ पॉइंट है, इसको आप आसानी से पढ़कर कर सकते हैं। What is the name of third volume of अकबरनामा written by अबुल फजल। तो यहां पर आप देख सकते हैं आईने अकबरी, अकबर का संविधान जिसको कहा जाता है, अकबर के वजीर अबुल फजल ने 16वीं शताब्दी में लिखा था। तो यहाँ पर मेडविल हिस्ट्री में क्लास नंबर 13 में जाओगे तो डायरेक्ट वहां से फंसा है आईने अकबरी। और समझाते समय आपको बताया भी था कि अकबर का जो अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा है उसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहले में अकबर के जीवन के संबंध में है और फिर दूसरे में, तीसरे में अकबरनामा, आईने अकबरी, सॉरी आईने अकबरी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
बात यहाँ पर दोस्तों एक और है कि मैं इन चीजों को बहुत मतलब समझता हूँ कि सब कुछ केवल पढ़ा देना काफी नहीं है। जो चीज टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चे को याद भी हो जानी चाहिए। इसी वजह से आपने देखा होगा इमेज लगाकर दिखा रहे हैं, वही पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। चीजें आपको कंसाइज वे में दे रहे हैं। छोटा सा कोर्स है, कोई बड़ा भारी भरकम कोर्स देकर फंसा दिया तो क्या फंसाया, छोटा सा कोर्स देकर चीजें फंसा दिया है। इसमें केवल जीएस के क्वेश्चन दिखाएंगे, हिंदी के क्वेश्चन का वीडियो हम अलग से बनाकर दिखाएंगे। हिंदी में 59 क्वेश्चन फंसे हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन देखो, एक लिस्ट दी गई थी, इस तरफ क्रॉप्स और इस तरफ उनसे रिलेटेड डिजीज आपसे पूछी गई है। तो यहां पर देखो रेड डॉट, गन्ने का रेड डॉट किसमें होता है, गन्ने में होता है। कहां पर दे रखा है, ब्रह्मास्त्र में पीडीएफ नंबर 2। और इसमें देखो 4 में से केवल गन्ने का मैच करा दो, सी का 2, केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा, सी का 2। अभी एक और चीज दिखा रहे हैं शुगर, सी का 2, तो ये सी का 2 इसमें हो गया। और अभी एक और इसमें से ब्राउन लीफ और ब्लैक रस्ट, ये दोनों भी पढ़ा रखे, वो अभी आगे दिखा देंगे। तो ये 3 ऑप्शन इसमें से मैच हो जाते, चौथा नहीं मैच होता है। 4 में से 3 बता दिए, बहुत है, सब कुछ थोड़ी ना कोई बता पाता है। चौथा नहीं बता पाए, कोई बात नहीं। अब इसमें देखो ब्रह्मास्त्र में, अब अगर हमारे बैच को ओपन करोगे तो हमने अपने बैच में, ये मेरा बैच है आरओ का, ये आरओ का बैच है, इसको ओपन किया, सारे सब्जेक्ट तो नॉर्मल पढ़ा दिए, अलग से एक फोल्डर दिया था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र वो चीज है जो एग्जाम से 5 से 10 दिन पहले बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़कर जाना है। इस पर आपने विश्वास किया, इसको आपने खोला, खोलने के बाद में इसमें आपने देखा पीडीएफ नंबर 2, तो पीडीएफ नंबर 2 आपने ओपन करी। पीडीएफ नंबर 2 जब आप ओपन करोगे तो हमने आपसे बताया था, यहां पर आप पढ़ते जाओगे, ग्रीन हाउस गैस हो गया, ये तो फोटोसिंथेसिस वगैरह वाली चीजें भी करवा दी थी। हाँ, ये तो ग्रीन हाउस गैसेस वाला चल रहा है। ये देखो अलग से पूरा एक टॉपिक अलग से दे रखा है, इसको बायोलॉजी में नहीं पढ़ाया। बायोलॉजी में पढ़ा देते तो तुमको याद ही नहीं रहता। इसको हमने पढ़ाया ब्रह्मास्त्र में, प्लांट डिजीजेस, पादप रोग। क्यों पढ़ाया, क्योंकि मुझे मालूम था ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है एग्जाम में। अब जितने भी नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, मटर, धान, नींबू पौधे, इस डायबेक रोग, खैरा रोग, मार्स रोग, छोटा पत्ता रोग, ये सब इसमें करा रखा है। ये देखो पूरी लिस्ट दे रखी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में शायद ये भी पूछा गया था कि पत्तियों का पीलापन, पत्तियों का पीलापन किसकी वजह से होता है, तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से, नाइट्रोजन की कमी की वजह से पत्तियों का पीलापन होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर देखो ब्राउनिंग, ये ब्राउनिंग भी वहां पर दे रखा है, ठीक है। तो इस वाले पीडीएफ में हमने पत्तों से मतलब पौधों से संबंधित जितने भी रोग हैं वो सारी चीजें इसमें करा रखी हैं। एक देखो ये ब्लैक आर्म कॉटन रोग है, तो ये वहीं से डायरेक्ट फंस गया। अगला देखो, रक्त एक प्रकार है, तो बायोलॉजी की क्लास नंबर 20 में आप जाओगे तो पहला ही क्वेश्चन है, जैसे ही हमने टॉपिक शुरू किया रक्त का, सबसे पहले रक्त होता है, क्या होता है, आंसर ए कनेक्टिंग टिश्यू, एक संयोजी ऊतक। तो यहां सर क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक। अब बताओ, थ्योरी तो नहीं बता रहे हैं, थ्योरी तो नहीं बताई आपको, क्वेश्चन को क्वेश्चन के फॉर्मेट में फंसाया। सर ये कहां पर आपने पढ़ा रखा है, बायोलॉजी की क्लास नंबर 20, बायोलॉजी की क्लास नंबर 20 में जाकर देखोगे तो ब्लड, ये ब्लड टॉपिक का पहला ही क्वेश्चन है। रक्त क्या होता है, संयोजी ऊतक। यहां पर देखो संयोजी ऊतक। हमने ऐसा नहीं किया था कि 10-10 हजार क्वेश्चंस करा रहे हूं, कि पता चला तीर निशाने पर नहीं लग रहा है तो 100 तीर चला दिए, ऐसा नहीं। लिमिटेड छोटा सा कोर्स दे दिया, उसी को पढ़ लो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आरओ हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, आराम से निकलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा
बाकी जगह मैंने देखा कि 12-12 घंटे की क्लासेस चला रहे हैं, 50,000 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, कह रहे हैं उससे फंसा उससे फंसा। इतने 10,000 50,000 क्वेश्चन करोगे, याद किसको रहेगा? तुमको बहुत बड़ा कोर्स दे दिया जाए, उससे क्वेश्चन फंस भी जाए तो क्या कर लोगे? याद ही नहीं कर पाओगे, कोई मतलब का नहीं है। यहां पर देखो, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? यहां पर देखो क्वेश्चन ही बना रखा है, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। तो जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी बायोलॉजी की क्लास नंबर 14 में पढ़ा रखा है, जाकर इसको चेक कर सकते हो। बायोलॉजी की क्लास नंबर 14 में इसको पढ़ा रखा है। इसके बाद में हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, ये मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कराते समय यूट्यूब में कराया था। इसका पीडीएफ, मतलब क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ है, पीडीएफ अभी नहीं मिला है, जो ईमानदारी वाली बात है। जैसे पीडीएफ इसका मिल जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देंगे, कोई छिपाने वाली बात नहीं। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन जो हमने नहीं फंसा पाए थे, उसको एक्सेप्ट करने में कोई दुख नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हमारे उससे आ गया। इसके बाद देखो प्राकृतिक स्रोत और इस तरफ अम्ल। तो यहां पर देखो खट्टा दूध जो होता है वो लैक्टिक एसिड, दही से लैक्टिक एसिड, तो खट्टा दूध या दही ये लैक्टिक एसिड। केवल सी का 2 अगर मैच करा दोगे तो देखो सीधे आंसर आ जाएगा। 4 में से केवल सी पता होना चाहिए। सी हमने पढ़ा रखा है, मॉक टेस्ट में आपको करवाया है, मॉक टेस्ट से आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो प्रकाश संश्लेषण वाला ये क्वेश्चन है, ये भी हमने टेस्ट सीरीज में करा रखा है, आपको बहुत अच्छे से कई बार पढ़ाया है। प्रकाश संश्लेषण की ये वाली चीज तो 50 बार बताई होगी, 50 बार यूट्यूब पर क्लास लेते समय, प्रैक्टिस कराते समय बता रखी है, तो वहां से आप इसको कवर कर लेना। इसके बाद में देखो निम्नलिखित, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहां पर हमने करा था एथ्रेल। एथ्रेल एथ्रेल एक रसायन होता है जो पौधों या फलों में पहुंचकर एथिलीन गैस छोड़ता है। एथिलीन एक प्राकृतिक हार्मोन होता है जो फलों को पकने में मदद करता है। ठीक है, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कराते समय ये चीज हमने आपको करवाई थी। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो यहां पर क्या है, भारत में नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सेम टू सेम है, कोई एक शब्द का अंतर नहीं है भाई। यहां पर आंसर क्या था? बी ऑप्शन, राष्ट्रीय सांख्यिकी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी सीधा फंसा है, एक भी शब्द का अंतर नहीं है। आप सामने देखकर बता दो सर कहां मिलेगा? इकोनॉमी की क्लास नंबर 4 में जाकर क्रॉस चेक कर लो, इकोनॉमी की क्लास नंबर 4 में जाकर चेक कर लो, नोट्स आपके हाथ में होगा, नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, उसमें जाकर चेक कर लीजिए, सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ये। ठीक है, इसको कहते हैं क्वेश्चन फंसाना। फिर देखो इसमें इक्ता, मेहरौसा, खालिसा, सिख। इक्ता क्या होता है? तो हमने पढ़ा था इल्तुतमिश में, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू करी। और नीचे नीचे देखो इक्तादार को अपने इक्ता में रहने वाले लोगों को राजस्व देना होता था। नीचे इक्ता के बारे में पूरा समझाया भी था। तो ये इक्ता क्या होता है? भू राजस्व। ए का 3 केवल एक ऑप्शन में दे रखा है, बाकी 3 ऑप्शन आपको नहीं भी आते हैं तो भी काम चल जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से क्लास नंबर 3 से डायरेक्ट फंसा है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्लास नंबर 3 से ये डायरेक्ट फंसा है। आगे देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ये सब दोस्तों वो सब क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कठिन क्वेश्चन है, जो कहीं नहीं किसी कोचिंग ने कराए हैं, वो सब मैं करा रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब शुरू किया गया था? यहां पर आप देख सकते हो किस राज्य सरकार ने जीरो पॉवर्टी मिशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा करी थी। इसमें हमने आपको समझाया भी था कि 2 अक्टूबर 2024 में इसको शुरू किया गया था, और जिसमें महात्मा गांधी की जगह भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसके नाम को बदलने के लिए भी चल रहा था प्रयास।
यूट्यूब पर इसकी लाइव क्लास कराते समय ये चीज हमने आपको समझाई भी थी। ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट यहां पर फंस गया। अप्रैल 2025 वाले पीडीएफ से डायरेक्ट ये एग्जाम में क्वेश्चन फंसा है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, What initiative did the Indian government launch to encourage climate-friendly lifestyle choices among citizen? तो यहां पर आप देख सकते हो किस देश की सरकार ने मिशन लाइफ, कितना साफ सुथरा। अब इसी को अगर बड़े से पैराग्राफ में दे दे, कभी जीवन में नहीं कर पाओगे। एक बड़े से पैराग्राफ से उठाकर दे दे तो कभी जीवन में नहीं याद कर पाओगे। यहां तो क्वेश्चन करा रखा है मिशन लाइफ। लाइफ का मतलब ही होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट ऑन इन्वायरमेंट, हाँ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के हिसाब से अपना लाइफ स्टाइल करना। ये भारत ने शुरू किया था। नीचे इसका फोटो भी दे रखा था, एक्सप्लेनेशन भी दे रखा था। तो मिशन लाइफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2025 वाले करंट अफेयर्स के पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा। मई 2025 के करंट अफेयर्स के पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा। 50 बार बोला था कि इस कोर्स में जितना करा रखा है मोर देन सफिशिएंट है। कई लोग मुझे डेली मैसेज करते थे कि सर मुझे कंटेंट बहुत कम लग रहा है, इससे फंस भी जाएगा कि नहीं फंसेगा। आपके सामने एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखा दिया है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो यहां पर आप ध्यान से देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने बढ़िया से लिखा है। केवल 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें डी गुकेश का नाम आता है शतरंज से, और वही डी गुकेश यहां पर पूछा गया है। सेम टू सेम, लाइन से लाइन, शब्द से शब्द मैच कर रहा है। जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स के पीडीएफ में आपको स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं। टारगेट स्टडी आईक्यू चैनल से सेलेक्ट हुई यूपी पीसीएस टॉपर जिला स्वाति गुप्ता मैम, हमारे बैच से पढ़ी हुई स्वाति गुप्ता मैम, हमारे बैच से पीसीएस टॉपर, इस समय वर्तमान में जिला पंचायत लखनऊ में पोस्टेड है। ये मेरी फोटो आप देख सकते हैं। बगल में पीसीएस पल्लवी मैम, ये सब हमारे बैच से पढ़कर सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप भी इनकी जगह हो सकते हैं। अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है, आरओ, एलटी ग्रेड, बीईओ आयोग की कोई भी तैयारी करनी हो तो आप हमारे बैच से जुड़कर कर सकते हैं। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? इसका अभी मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाया है क्योंकि बहुत समय लगता है खोजने में, लेकिन ये हमने आपको पढ़ा रखा है। स्क्रीनशॉट मिल जाएगा तो वो भी आपको दिखा देंगे। अगला देखो, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला, सीधा सीधा क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला किस नंबर का देश बना है? आंसर इसका हो जाएगा चौथे नंबर का देश बना है। सीधा सीधा ये आंसर हो जाएगा, चौथे नंबर का देश बना है। चंद्रयान 3 आज से 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले की बात है। उस समय तो सबने पढ़ाया होगा, लेकिन इस एग्जाम से पहले किसी ने नहीं कहा होगा कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। हमने ये चैलेंज करते हैं। क्वेश्चन आसान है, ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन टफ है। आप मेरे करंट जीके वाला फोल्डर अगर ओपन करोगे, करंट जीके वाला फोल्डर अगर आप ओपन करोगे तो इसमें आप देखना, हाँ इसमें आप देखना, तो जो 8 से 10 पीडीएफ हमने आपको दे रखी हैं, इसमें एक पीडीएफ आपको दे रखा है चंद्रयान का, अभी दिख नहीं रहा है। करंट जीके वाले फोल्डर में
करंट अफेयर्स, करंट जीके वाले फोल्डर में गए, इसको ये ओपन किया, नीचे आए और आए और आए, हाँ ये वाला पीडीएफ ही दे रखा है, अभी दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से अभी लोड ना हो पा रहा हो, लेकिन आपको कहना क्या चाहता हूं, मेन मुद्दा वो समझो। चंद्रयान 3 का 2024 वाले करंट जीके वाले फोल्डर में वो फाइल पड़ी हुई थी, अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाएंगे। तो इसमें देखो सेम टू सेम क्वेश्चन ये पूछा गया, सेम टू सेम। यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो, भारत चौथे नंबर का देश यहां पर बना है, चौथे नंबर का देश यहां पर बना है। करंट जीके में चंद्रयान 3 वाला पीडीएफ है, उसी में आपको ये मिल जाएगा। अगला देखो यहां से क्या है, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर किस राज्य में है, इसको भी पढ़ा रखा है, मॉक टेस्ट में करा रखा था। ये सब वो हैं अब जिनका हमें अभी मतलब पढ़ा रखा है, जिसका अभी पीडीएफ हम खोज रहे हैं। आपको भी मालूम हुआ समय लगता है, पिछले 2 दिन मतलब संडे से मैं अभी तक इसी चीज में लगा हुआ हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से लेकर 11 तक की अवधि के लिए शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि देखी है? ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो हमने नहीं पढ़ाया था, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, ये क्वेश्चन हमने नहीं कराया था। क्यों नहीं कराया था? क्योंकि हमने जब आपको सेंसस वाली क्लास का पीडीएफ दिया था तो उसमें देखो बहुत डेटा हो जाता है, किस राज्य ने ज्यादा वृद्धि करी, ज्यादा डेटा फिर याद भी तो नहीं रहता है। अब वो कह रहे शहर बताओ कौन सा है, फिर कह देंगे जिला बताओ कौन सा है, फिर कह देंगे गांव बताओ कौन सा, मोहल्ला कौन सा है, नहीं याद रख पाओगे। ज्यादा से ज्यादा आप स्टेट याद रख सकते हो, तो हमने स्टेट वाला कराया था, ये शहर वाला हमने नहीं कराया था। वैसे इसका आंसर केरल होना चाहिए, ये शहर वाला हमने जो है नहीं करा पाया था, केरल वैसे इसका आंसर होना चाहिए था। इस चीज का मुझे बड़ा दुख है कि ये क्वेश्चन मैं क्यों नहीं करा पाया, कराना चाहिए था। बाकी सारी चीजें हमने आपको, क्योंकि केवल लिखने भर से नहीं होता है ना, वो चीज आपको याद भी तो करानी होती है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? सीधा सीधा लिखा है, कहीं आपको खोजना ही नहीं है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। इसको सही याद किए बिना इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। इसको कहते हैं टीचर की कला, ये कला होनी चाहिए। भगवान ने मेरे अंदर एक नेचुरल टैलेंट दिया है ये। अब इसी चीज को अगर मैं पैराग्राफ में लिख दूं तो क्या कभी ये 1576 याद रहेगा? कभी जीवन में नहीं याद रहेगा। अब तुमको क्वेश्चन बना दिया तो याद रहेगा कि हाँ भाई हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। मेडिवल हिस्ट्री में क्लास नंबर 6 में, मेडिवल हिस्ट्री क्लास नंबर 6 में इसको क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस चेक जरूर करते रहना, क्योंकि वहीं से आपको विश्वास पैदा होगा। ठीक है, 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिखा सकता हूं दिखा दे रहा हूं। बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको या तो टेलीग्राम पर डाल दूंगा या दोबारा से दिखा दूंगा, क्योंकि कई लोग रोने लगते हैं कि सर पूरे सारे क्वेश्चन आपने नहीं दिखाए। ठीक है, अगला देखो, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किसके मध्य खेला गया? शायद ही किसी ने यह क्वेश्चन करा रखा हो। हमने आपको कराया था शतरंज चैंपियनशिप वाला, उसमें किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता। ये तो सब कोचिंग ने कराया, लेकिन किसको हराकर जीता? चाइनीज का नेम पूछा गया समझो। तो डी गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन और डी गुकेश, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, क्या कभी सोचा था कि एक चाइनीज व्यक्ति का नाम पूछा गया? किस चाइनीज को हराया था? ये ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने वाला ये सिखाएगा कि किसने जीता है, किसको हराकर जीता, वो भी चाइनीज को हराकर। अगर इंडियन होता तो बात भी चलती थी, लेकिन हमने ये पॉइंट आपको दे रखा था, सबसे ऊपर ही दे रखा है। तो दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन
करा रखा है दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है? कई बार पढ़ा रखा है ज्योग्राफी में, देख लेना ज्योग्राफी में कई बार ये वाला चीज करा रखा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार करा रखा है। हाँ, इस वाले क्वेश्चन, विच वेबसाइट हैज बीन प्रिपेयर्ड टू मॉनिटर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ उत्तर प्रदेश? यूपी के करंट अफेयर्स में करा रखा है। अभी इसका स्क्रीनशॉट नहीं मिला है क्योंकि खोज रहे हैं, मालूम है कि करा है, खोज रहे हैं अभी। तो ये यूपी करंट अफेयर्स में है, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देंगे, इसका भी कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये सब कराए हुए हैं, इन सब का स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। जो नहीं कराया है वो हम इस स्लाइड में रखेंगे ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो पॉलिटी का। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर इलेक्शंस? तो यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है। तो भाग 15 10/5/15 पॉलिटी की क्लास नंबर 35 से डायरेक्ट लाइन से लाइन फंसा है। इसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये भी हमारी पॉलिटी से फंसा है। इसका प्रूफ अभी आगे दिखा देंगे, अभी ये तो करा रखा है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन। हिस्ट्री पढ़ाते समय हमने कहा था टाइमलाइन के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी वजह से मेरे पढ़ाने का तरीका देखो, पूरा का पूरा ये 4 टॉपिक अगर आगे पढ़ाने थे तो इनकी छोटी सी टाइमलाइन बनाकर दिखा देते थे, और वहीं से फंस गया। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन 8 अगस्त 1940 और ये 1942, 2 पॉइंट तो यहीं से अरेंज हो गए। और कैबिनेट मिशन वाला टॉपिक पढ़ाते समय कैबिनेट मिशन 1946, 3 पॉइंट यहां से मिल गए। बाकी शिमला समझौता भी पढ़ा रखा है लेकिन 3 दिखा दिए, बहुत बड़ी बात है। मेन तो चीज ये समझना है ना कि सर ने फंसाया है। तो ये देखो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन, और वो भी हमने टाइमलाइन बनाकर दिखाया था। मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नंबर 17 में जाकर चेक करो, डायरेक्ट वहां से फंसा है। मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नंबर 17। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास के आधार पर किसी भी पद से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, या फिर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते? यहाँ पर पॉलिटी की क्लास नंबर 11 में, पॉलिटी क्लास नंबर 11 में आर्टिकल नंबर 16 टू 16(2) ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16(2) यह अनुच्छेद सेम चीज रोजगार में नियुक्ति के लिए धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। सीधा सीधा लिख रखा है आर्टिकल नंबर 16(2). अपनी आंखों से देखिए, याद करना आसान है। डायरेक्ट इतने क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी आरओ बन सकता है, पीसीएस का एग्जाम निकाल सकता है। सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम लाइन, पॉलिटी क्लास नंबर 11। हजारों लोगों के पास में हमारा पेड कोर्स है, जाकर उसको चेक कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। नहीं चेक होता है वापस आकर गाली लिखिए आकर। इसके बाद में आगे बढ़ो, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, कितने बार करा रखा है, यूपी करंट अफेयर से डायरेक्ट आया है। इसके बाद देखो, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सारे एक ही जगह है। समता का अधिकार ये रहा 14 से 18, ये रहा 14 से 18। इसके बाद में देखो, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार एक ही जगह पर दिया है। सबसे बड़ी बात है, ये हमने जानबूझकर इसको एक जगह दिया था क्योंकि मुझे मालूम था ये क्रॉस मैच में पूछा जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता ये रहा, तो यही वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। संस्कृति का 29-30, संस्कृति का 29-30, धर्म वाला है 25 से 28,
यहां दे रखा है 23-24, ये गलत हो गया क्योंकि 23-24 में होता है शोषण के खिलाफ, 23-24 में होता है शोषण के खिलाफ। तो इस क्वेश्चन में पॉलिटी की क्लास नंबर 34 में जाकर चेक करिए, डाउट मत रखिए, चेक जरूर कर लेना। मैं झूठ भी बोल सकता हूं, कुछ लोगों को लगता है, जो नए लोग हैं उनको जरूर ये लिखने में मजा आता है कि फ्रॉड है, झूठ है, हम नहीं विश्वास करेंगे, बाद में बनाया है, ये सब चीजें बहुत लगती हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बंबई के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये हमने डायरेक्ट टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन करा रखा था। इसमें देखो साफ साफ लिखा था लाला लाजपत राय ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता करी थी। तो लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो गया। टेस्ट सीरीज से ये क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा था। इसके बाद में देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो सीधा सीधा लिखा है, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 2, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 से डायरेक्ट ये क्वेश्चन फंसा है, कोई थ्योरी नहीं, सीधे क्वेश्चन का क्वेश्चन फंसा है। तो लॉर्ड डफरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बहुत बार कराया हुआ है, अभी हमको मिला नहीं है, इसको जैसा ही मिल जाएगा इसका स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर कर देंगे, परेशान मत होना, ठीक है। हाँ, जनसंख्या के अनुसार इन चीजों को अरेंज करना है। सेंसस से डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका भी कई बार बता चुके हैं। ये सब मतलब ये सब वो चीजें मोस्ट रिपीटेड चीजें हैं, एक बार नहीं 10-10 बार पढ़ा रखी हैं, इनको क्या ही दिखाना, आपको मालूम ही है, कई बार इनको करा चुके हैं। इसके बाद में देखो निवेश मित्र योजना, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यूपी करंट अफेयर्स में कई बार इसको पढ़ा रखा है, कई बार इसको करा रखा है। ये वाला क्वेश्चन अभी हम ऊपर करा ही चुके हैं, मौलिक अधिकार और उसका आर्टिकल वाला, ये क्वेश्चन हो ही चुका है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन ऊपर हमने किया था जिसमें हम शुगर केन का रेड डॉट ये वाला पॉइंट करा चुके थे। अब ब्रह्मास्त्र की सेकंड क्लास में हमने देखो ये भी करा रखा है, हाँ पूरी ये पत्तियों में जो रोग हो जाता है, ठीक है, वो इसी बीमारी का हमने करा रखा है। ब्राउन लीफ, ये वाला ब्राउन लीफ रोग है, ब्राउन लीफ, उसके बारे में हमने ये पॉइंट आपको करा रखा है, ठीक है। यहां पर देखो गन्ने का रेड डॉट, रेड डॉट ऑफ शुगर केन, तो रेड डॉट ऑफ शुगर केन ये सी का 3 हो जाएगा, लाल धारियां हो जाती हैं, ये चीज हमने आपको करा रखी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कैश क्रॉप, नकदी फसलें, कैश क्रॉप आखिरी के 15 दिनों में YouTube की मेरी कोई भी क्लास उठाकर देख लीजिए, यही सब तो पढ़ाया है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, कैश क्रॉप, ये सब कुछ कराया था, सीधा सीधा फंस गया। यहाँ पर देख सकते हैं मूंगफली, मूंगफली यहाँ पर नहीं है। तंबाकू, गन्ना, तो गन्ना, जूट, कपास, कपास, सूरजमुखी, चाय और कॉफी, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस आपको यहां से मैच कर गए। आलू हो नहीं सकता, तो सीधी सी बात है तीसरा और चौथा जिसमें होगा, और आलू नहीं होगा, तीसरा चौथा जिसमें होगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सफेद सरसों। नकदी फसल, सीधा सीधा लिखा है, नकदी फसल कौन कौन सी होती है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंस गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देखेंगे, हाँ इसमें भी देखो करा रखा है, ये हमने ज्योग्राफी की क्लास नंबर 27 और ऊपर भी बता देते हैं, ज्योग्राफी की क्लास नंबर 27 में ये करा रखा है, सीधा सीधा फंसा है ज्योग्राफी की क्लास नंबर 27 से। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है, नहीं है बताना है। और इसमें देखो साफ साफ लिखा है कि अरहर, चना, मटर, मसूर ये रबी ऋतु की प्रमुख दलहनी फसल है।
बताने को पॉइंट्स बहुत सारे बता सकते थे, लेकिन इसमें हमने दो चीजों को जोड़ा। एक तो रबी मौसम प्लस फसल दलहन, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होना जरूरी था। जब तक हम दोनों चीजों को एक साथ अगर नहीं बताते तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। और नीचे वाले में देखो खरीफ की फसल, खरीफ की दलहनी फसल, यानी कि जो दलहन की फसल है वो रबी के मौसम में भी उगाई जाती है, खरीफ के मौसम में भी उगाई जाती है। इसमें कह रहा है कि कौन सी रबी की दलहनी फसल नहीं है, यानी कि रबी की नहीं है, यानी कि वो किसकी होगी, आपका खरीफ की होगी। तो देखो मूंग, मूंग जो है वो खरीफ की फसल है, तो मूंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सीधा सीधा ज्योग्राफी की क्लास नंबर 27 होगा, ये 27, 2 नहीं होगा, 27 होगा। ज्योग्राफी की क्लास नंबर 27 में आखिरी के समय में ये सब चीजें करा रखी थी, आपको मालूम भी होगा, ये हमने कराया भी है आपको आखिरी के समय में। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और वृद्धि रुक जाती है। यहां पर आप देख सकते हो ब्रह्मास्त्र वाले सेक्शन में क्लास नंबर 2 में कराया, पौधों की पत्तियां पीली होने लगती हैं जिसका मुख्य कारण नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन जैसे ही कम हो जाती है उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट आपको कराया था, एग्जाम में आपके फंस गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस वाले को, इस तरह बौद्ध धर्म के ग्रंथ और इसकी विषय वस्तु दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिपिटक वाला एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने बताया था कि ये बौद्ध के प्रमुख उपदेश होते हैं। इसमें देखो लिखा है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिम्न पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिम्न, वही विनय पिटक, सूत पिटक, अभिम्न पिटक, ठीक है। और इसी क्लास में, क्लास मेडिवल हिस्ट्री की क्लास नंबर 9 में इसी के नीचे इनके बारे में हमने डिटेल में चीजें दे रखी थी, उससे आप इसको क्रॉस मैच करा सकते थे। ये कि विनय पिटक किस चीज से संबंध, इसकी विषय वस्तु क्या है, सूत पिटक की विषय वस्तु क्या है, अभिम्न पिटक की विषय वस्तु क्या है, और इन विषय वस्तुओं को सीधा इससे क्रॉस मैच करा सकते थे। ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री में क्लास नंबर 9 में पढ़ा रखा है, जिसको डाउट हो जाकर वहां से देख सकता है, ठीक है, जिसको डाउट हो वहां से जाकर देख सकता है। तो एक एक चीज बताई गई है। यहां पर आप देखोगे तो अभी ये पीडीएफ बहुत बड़ा है, मतलब अभी आप देखोगे 119 पेज का पीडीएफ है, ये टोटल 119 पेज का, 119 पेज का पीडीएफ है और 106 107 क्वेश्चन हमने दिखाए। अभी जब हम इसको और डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे अभी कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन और हैं जो अभी और फंसे होंगे, यानी कि 110 क्वेश्चन पूरे फंसे हैं, लाइन से लाइन, शब्द से शब्द। अगला क्वेश्चन यहां से देखेंगे। तो भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व है? सीधा सीधा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आंसर है बिहार। तो बिहार इसका राइट आंसर हो गया। सर ये कहाँ करा है? सेंसस 2011 वाले पीडीएफ से डायरेक्ट फंसा है, सेंसस 2011 वाले से सीधा फंसा है। अभी तो हमने फिजिक्स वाले क्वेश्चन तो मैच कराए ही नहीं, वहां से भी क्वेश्चन फंसे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? सीधा सीधा लिखा है, संघ शासित प्रदेशों की घटते हुए जनसंख्या घनत्व का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली, दिल्ली के बाद चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ यहाँ नहीं दे रखा है। फिर पांडुचेरी, तो पांडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधे से आप देख सकते हो दमन दीव उससे भी छोटा है, पांडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा कोई भी अंतर नहीं है, सीधा सीधा फंसा है। कार की हेडलाइट में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम क्या है? ये अभी फिजिक्स वाले इतनी थकावट हो गई थी ना, क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते बोरियत होने लगती है। मुझे पता है ये सब कुछ फिजिक्स में पढ़ा रखा है, तो वहां से स्क्रीनशॉट लगा देंगे, ये क्वेश्चन उसी से डायरेक्ट पूछा गया है। ये क्वेश्चन 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, ये भी फिजिक्स में पढ़ा रखा है। सीधे सीधे क्वेश्चन फंसा है, ना भी पढ़ाया हो तो भी इसको कर लोगे, ठीक।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब करा रखा है। ये सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 में, टू या 3 में हमने ये पढ़ाया था, जब ये बता रहे थे कि कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन सा अधिवेशन किस ईयर में हुआ था, उसके अध्यक्ष के नाम बता रहे थे। तब आपको बताया था कि सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ा था 1939 में। तो पट्टाभी सीतारमैया, दो लोगों ने चुनाव लड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इसको जीत लिया था। पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले थे। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराकर इसको जीता था। मॉडर्न हिस्ट्री में करा रखा है। इसके बाद में देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण, सारे नहीं, लिमिटेड जो अधिवेशन वो जब हम करा रहे थे, उसमें आपको बताया था 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। तो लाहौर अधिवेशन इसका राइट आंसर हो गया कि पूर्ण स्वराज का जो है लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 से ये क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा है। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 से ये क्वेश्चन सीधा फंसा है। इसके बाद में देखो, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी? यही सेम चीज यहां पर भी करा रखी है। वर्ष 19, ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्ष बने थे तो पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ये आप मान सकते हैं। यहां पर ये आप देख सकते हैं, पर्वतीय दर्रा और राज्य, नाथूला, जोजिला, सिनला, सिपकीला, इतने बार इसको करा रखा है कि बताते समय भी हंसी आ रही है। कितनी बार इसकी प्रैक्टिस कराई है। जोजिला, जीपका, जीपला, नीति, जोजिला, जीपला, सिपकला, इतनी बार इसको, और ना जाने कितने क्वेश्चंस करा रखे हैं। फिर भी आपको ज्योग्राफी में आप जाओगे तो ये सब बता रखा है। नाथूला, जोजिला, ये रहा जोजिला, सिनला, सिपकीला, तो ये सब दे रखा है। हिमाचल प्रदेश, ये केवल एक ही दो पता होगा तो भी आप आंसर इसको कर लोगे। सीधा सीधा ये फंसा है। ये वाला क्वेश्चन भी सीधा फंसा है, इसका भी स्क्रीनशॉट डाल देंगे, कई बार करा रखा है। किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा रहे थे तब उस समय कराया था। इसका भी हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, कई बार इसको भी करा रखा है। विच सिटी विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? करंट अफेयर्स में दसियों बार, एक दो बार नहीं, दसियों बार बताया है कि अगला इवेंट कहां पर होने वाला है। वो चीज एग्जाम में पूछी जाती है और ये चीज दसियों बार हमने करा रखा है। इसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे, तो वहां से आप इसको भी चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन फंसे हैं अपने बैच से, ये सारे के सारे दिखाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? पॉलिटी की क्लास नंबर 53 में आप देखोगे, पॉलिटी की क्लास नंबर 53 में आप देखोगे तो लिखा है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सीधा सीधा लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सीधा सीधा इमेज भी लगा रखी है। बहुत आराम से आपको ये चीज याद हो जाएगी, बहुत आराम से आपको ये चीज याद हो जाएगी। अगला देखो क्या है, Which among the following is not a part of governing council of नीति आयोग? नीति आयोग का इनमें से कौन जो है पार्टिसिपेंट्स नहीं होता है? तो नीति आयोग में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है उन सबके नाम लिख रखे हैं। प्रधानमंत्री करता है, उपाध्यक्ष करता है, संचालन समिति में गवर्निंग काउंसिल होती है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, सीईओस होते हैं, गवर्नर नहीं होते हैं, स्टेट्स के गवर्नर नहीं शामिल होते हैं। पॉलिटी की क्लास नंबर 34 में सीधा सीधा लिखा है गवर्नर इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी बता ही चुके हैं हम कि ये क्वेश्चन फंसा था इस बार। आगे बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन फंसे हैं। 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो सीधा सीधा लिखा है
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भी शब्द अलग नहीं है, सबसे बड़ी बात एक भी शब्द अलग नहीं है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन। और हमने आपको सेंसस 50 बार बोला था कि सेंसस को सही से पढ़कर जाना, सेंसस से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ष 2023 और 24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न फूड ग्रेन्स में, अरे इसके आगे तो इमेज लगी हुई है, आगे होगा ये क्वेश्चन, आगे सेम क्वेश्चन होगा। हाँ नहीं है शायद, हाँ चलो उसी को बता देते हैं। इसमें गलती से एक इमेज आगे लगा दी हमने, एक गलती से इमेज आगे लग गई है इस वजह से, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हम आखिरी के समय में जब कराया था तब आपको ये बताया था। ये देखो, तो फूड ग्रेन्स में यूपी नंबर 1 पर है। ये देखो उत्तर प्रदेश, ये करा रखा है, इसके आगे एक इमेज लगी हुई है, इसको हटा देंगे, टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। इसके बाद में ये देखो वर्ष 2022 और 23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कितना था। तो ये जब इसकी लिस्ट दी थी बताया था कि उड़ीसा नंबर 1 पर है और यूपी 7वें नंबर पर है। तो इसका स्कोर कितना था 45.9, तो 45.9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी करंट अफेयर्स में करवाया था, दो बार करवाया था, एक बार नेशनल करंट अफेयर्स में कराया था और फिर इसको यूपी करंट अफेयर्स में भी हमने करवाया था। ये सारे क्वेश्चंस फंसे हैं, सिंपल से, इनका प्रूफ देने का मन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ सारे क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। तो ये पूरा आप देख सकते हो 119 पेज का पीडीएफ है, आप सभी को दिखा देते हैं। पूरा 119 पेज का पीडीएफ है और पूरे इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग जिसने पूरे 101 क्वेश्चंस का प्रूफ हम दिखा चुके हैं। हिंदी वाला वीडियो अलग से बनाएंगे, केवल ये भी बहुत बड़ी स्टोरी बनेगी। केवल 34 क्लास में 34 क्लास, वो भी 30-30 मिनट की, से 59 क्वेश्चन फंसाए, कम पढ़ाकर ज्यादा क्वेश्चंस फंसाए। इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, हिंदी का वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी आपको केवल हमने जीएस का बता दिया। इसके बाद में आप सभी का प्यार है, आप सभी का सम्मान है। अगर आपको तनक सा भी लगता है कि मेरी मेहनत आपके काम आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। थैंक यू सो मच गाइस। इसके अलावा किसी को भी यूपीपीसीएस, आरओ, बीईओ एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारा बैच लेकर पढ़ना शुरू कर दे। मेरा मोबाइल नंबर दे ही रखा है, वहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।